Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new chapter or new topic, that is immunity and immune system. Let's start. The first term is, what is immunity? इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी बॉडी की वो एबिलिटी होती है जो हमें इन्फेक्शन से और हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट almost all type of organisms or toxins that damage the tissue and organs। और अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। उनमें से एक सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमें वेरियस एजेंट से जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं या जो हमारे पास बहुत डेंजरस डिजीज़ होती है, जैसे आजकल कैंसर है, उनसे बचाता है। उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। सो किसी भी बॉडी के हेल्दी रहने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। तो जब हम हेल्दी होंगे, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर हम बात करते हैं टर्म इम्यूनोलॉजी की। देखो इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इम्यूनोलॉजी का मतलब स्टडी, किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब वो स्टडी जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्या सेल्स होती है, वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सब किस में आता है? इम्यूनोलॉजी में आता है। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट जो हमें जन्म से मिलती है, जिसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कह सकते हैं। दूसरी हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, वो होती है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बोलेंगे कि इनबॉर्न इम्यूनिटी क्या होगी, मतलब हमें जन्म से कैसे मिलती होगी इम्यूनिटी। देखो जो इम्यूनिटी हमें जन्म से मिल रही है उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। ओके, अब जब भी कोई फीटस डेवलपिंग होता है, मतलब जब वो मदर की वॉर्म के अंदर होता है, तो उसे जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब किससे मिलती है? मदर से मिलती है। मदर से कैसे मिलेगी? कि देखो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो हमारे पास इम्यूनिटी है वो कहाँ जाएगी? फीटस से किस में जाएगी? मदर के अंदर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, फीटस को क्या मिलती है? एंटीबॉडीज मिलती है जो उसको क्या देगी? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर हम आफ्टर बर्थ की बात करें कि आफ्टर बर्थ क्या होगा, आफ्टर बर्थ में क्या होगा कि भाई जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो अपनी मदर मिल्क के ऊपर फीड करता है। और जो मदर मिल्क होता है उसमें क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम। और कोलेस्ट्रॉम के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है ये बच्चे को 3 से 6 महीने तक क्या देती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब सेकंड, नॉर्मली जैसे हमें पता लगा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब जो हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट करेक्टर्स हैं वो हम अपने लाइफस्टाइल से, जैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उससे एक्वायर करते हैं। इसी तरीके से इम्यूनिटी जो हम लाइफ में एक्वायर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम पहले डिस्कस करेंगे अलग अलग तरह के डिफेंसेस, जिसमें 3 डिफेंस आते हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में क्या करता है? एंटर करता है, तो सबसे पहले वो किससे मिलेगा? भाई हमारी स्किन से मिलेगा, क्योंकि देखो जो हमारी जो स्किन है आउटर मोस्ट टफ लेयर है, तो ये क्या करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देगी। तो जो हमारी स्किन है वो क्या, किसका काम करेगी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगी। ओके, तो फर्स्ट लाइन ऑन डिफेंस में हमारे पास अलग अलग बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने किसके बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे? इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या आते हैं? 4 तरह के बैरियर्स आते हैं। उसमें सबसे पहला बैरियर आता है फिजिकल बैरियर, जो अभी मैंने डिस्कस किया।
जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। देखो स्किन क्या होती है, आउटरमोस्ट लेयर है जिसको मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम। तो आउटरमोस्ट लेयर क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देती। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा प्रोटेक्शन हमारी वैसे हो जाएगी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा। दूसरा इसमें हमारा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस का काम होता है ट्रैप करने का। जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, 11th में हमने पढ़ा, ठीक है, हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू जब एयर अंदर जाएगी तो उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ फॉरेन सब पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये जो म्यूकस है वो क्या करता है, इन सबको ट्रैप कर लेता है। और जब ये डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या जाती है, फ्रेश एयर और क्लीन एयर जाती है। अब क्लीन एयर जब हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगी तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन और जो स्किन है वो क्या करते हैं, फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। सेकंड हमारे पास जो बैरियर उसमें आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब जो हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। जैसे फर्स्ट है एसिड। तो हमें सबको पता है कि एसिड कहाँ होता है, हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक में क्या करेगा भाई, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाते हैं अगर हमने अनकवर्ड फूड खाया है तो। ठीक है, तो ये जो एसिड है वो क्या करेगा, उन माइक्रोब्स को क्या कर देता है, किल कर देता है, जो हमारी फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर किए। फिर बाइल है, बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड जो क्या करती है, हमारी बॉडी में बाइल जूस बनाती है। और बाइल स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर। ओके, तो बाइल भी क्या नहीं होने देता, ग्रोथ नहीं होने देता माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बैरियर आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें सेरुमन आता है। सेरुमन को हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं। ईयर वैक्स का काम भी क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह ट्रैप करने का काम होता है। ओके, देन लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सेल वॉल होती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर सेल वॉल क्या हो गई, डैमेज हो गई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा और हमारी बॉडी में कोई भी क्या नहीं करेगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। फिर फीवर है, फीवर भी क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, वो भी किस में आता है, बैरियर्स में आता है। ठीक है, देन इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स जो टर्म है वो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है कि जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्टेड सेल्स क्या बनाते हैं, इंटरफेरोन्स बनाते हैं जो हमें वायरल इन्फेक्शन से रजिस्ट करते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज बाइकार्बोनेट साइन। तो बाइकार्बोनेट साइंस क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये क्या करेंगे कि जहाँ पे भी एसिड होता है, ठीक है, एसिडिक को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, जो कि हमारे फिजियोलॉजी के लिए क्या होता है, जरूरी। नेक्स्ट हमारे पास जो बैरियर आते हैं वो आता है हमारे पास सेलुलर बैरियर। देखो नाम से पता लग रहा है, सेलुलर मतलब सेल्स। तो सेलुलर बैरियर्स के अंदर हमारे पास WBC, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब आते हैं। इनका अलग अलग काम होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ठीक है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और उनको किल करने का। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोकाइन बैरियर। देखो साइटोकाइन बैरियर्स में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई अगर हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो प्रोटीन्स बनते हैं जिनको हम इंटरफेरोन्स कहते हैं। और ये जो इंटरफेरोन्स है, मीन्स ये जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करेंगे, वायरल इन्फेक्शन से हमारी प्रोटेक्शन करने में हेल्प। सो साइटोकाइनिन बैरियर क्या होंगे, जब वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete proteins known as interferons which protect known, this is known, known infected cells from further viral infections.
फर्दर वायरल इन्फेक्शन का मतलब मान लो कुछ टाइम के बाद वो जो वायरस है दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करे, तो ये बैरियर्स क्या करेंगे, ये जो इंटरफेरॉन्स है ये हमारी हेल्प करते हैं। ओके, फिर हमारे पास देखो अभी हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसमें हमारे पास एक सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। देखो नेचुरल किलर सेल्स क्या होगी, वो सेल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स वायरस को किल करती है। वायरस को किल कैसे करेंगे, क्योंकि मान लो कोई वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो वो सेल इन्फेक्टेड हो गई तो उस सेल को किल करेगी, ठीक है, और जो ट्यूमर सेल्स होती है उसको किल करेगी। ओके, कैसे किल करती है कि भाई हमारी जो किलर सेल्स है वो क्या बनाती है, परफोरेंस बनाती है। परफोरेंस पोर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो परफोरेंस पोर्स बनाएंगे कहाँ पे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है टारगेट सेल्स। अब देखो जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है हमारे पास, इस पे क्या बन गए, ये पोर्स बन गए, तो अगर ये पोर्स बने तो इसमें तो क्या जाएगा भाई, वाटर चला जाएगा, और वाटर जाने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये स्वेल करेगी और ब्रस्ट हो जाएगी। अरे भाई जब कोई सेल ब्रस्ट हो गई है तो वो अपना काम कैसे करेगी, वो तो मर चुकी है, ठीक है, तो बाकी जो सेल्स बच जाते हैं, सेल्स के जो टुकड़े बच जाते हैं जिसको हम सेलुलर रिमेन्स कहते हैं, ठीक है, वो फैगोसाइटोसिस से क्या होते हैं, उनको खा लिया जाता है। इस तरीके से जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो क्या होती है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो ये था नेचुरल किलर सेल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखो जैसे हमने एनके सेल्स के बारे में पढ़ा, एनके सेल्स क्या करती है, पोर्स बना रही थी, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्यों बोला गया है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास अलग अलग तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं, ये भी क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे करेंगे, पोर्स बना के, जैसे एनके सेल्स करते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, एनके तो एक सेल हो गई, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम बहुत सारे प्रोटीन्स को एक साथ स्टडी करते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज ए सिस्टम विच कंटेन और विच कंसिस्ट ऑफ मैनी प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट एक्ट एज एनके सेल्स। तो ये हमारी सेल्स हैं जो हमें माइक्रोब से बचाएगी। अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास अलग अलग सेल्स है, अलग अलग प्रोटीन्स है, जैसे फैगोसाइट्स हैं, इंटरफेरॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं, फीवर है, एनके सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब क्या बनाते हैं, सेलुलर डिफेंस। कौन सा, सेकंड। क्यों, क्योंकि देखो भाई पहला हमारी स्किन ने कोशिश की लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं रोक पाई, ठीक है, तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारी बॉडी में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। अब बॉडी में एंटर करने के बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप वो किस में आता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये जो सेल्स हैं हमारी वो क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव आउट करने में हेल्प। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनके काम करने के बाद भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया है वो करता नहीं है, तो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें एंटीबॉडीज रिलीज करती है हमारे इम्यून सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट ठीक। थर्ड लाइन, अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आएगा, एंटीबॉडीज आएगी और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और जब एंटीबॉडी रिलीज होती है हमारी बॉडी में, या फिर अगर हम एंटीबॉडी बाहर से लेते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं, तो वो क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है और हमें उस बीमारी से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। तो देखो तीनों डिफेंसेस में अगर हम डिफेंसेस की बात करें तो फर्स्ट जो डिफेंस है उसमें क्या आएगी, हमारी स्किन आई, ठीक है, सेकंड में हमारे पास अलग अलग सेल्स आती हैं, और थर्ड हमारे पास क्या है, हमारे पास एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, वो सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाती है या बनाने में हेल्प करती है। तो ये हो गई हमारे पास तीन डिफेंसेस।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अभी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? वो इम्यूनिटी जो हमें लाइफ में हम एक्वायर करते हैं, मतलब आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। अब देखो, लाइफ में एक्वायर करने का मतलब क्या है कि भाई हम कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, ओके, हमारी डाइट कैसी है, ओके, हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा होगा, हमारी इम्यूनिटी उतनी ही क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट हमारे पास होती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि भाई जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, पहचान लेता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेता है। डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग फॉर्म्स है हमारे पास, उसको भी क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। थर्ड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि हमारी सेल्स कौन सी है और फॉरेन सेल्स कौन सी है। नॉन सेल्फ का मतलब फॉरेन, फॉरेन का मतलब बाहर से, हमारी बॉडी की सेल्स नहीं है, तो उस चीज़ को भी बहुत जल्दी से क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। और फिर होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब मान लो आज हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, हमने क्या ली, वैक्सीन ली, या हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज रिलीज की, कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद, ठीक है, हमारे पास इसी सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन दोबारा होता है, तो हमारी बॉडी इसको बहुत जल्दी पहचान लेगी और पहचानने के बाद जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है वो फास्ट कर देगी। तो ये होता है memory। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इन कि हमारी बॉडी का ये रिकॉग्नाइज करना कि हमारी और फॉरेन सेल्स में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि देखो, अगर हमारी बॉडी इनमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो वो फॉरेन सेल्स को भी अपनी मानेंगे और अपनी सेल्स को भी फॉरेन मानेंगे, तो हमारे इम्यून सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा और हम क्या बोल देते हैं कि हमें ऑटो इम्यूनिटी हो गई, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स में, बाहर वाली सेल्स में पता ही नहीं लगा पा रहा, तो हमें क्या हो जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल को क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ओके, तो रिमेंबर ऑल दीज फोर प्रॉपर्टीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम में अलग अलग सेल्स होती है, कौन कौन सी होती है, बी सेल्स, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, एनके सेल्स। एनके मतलब नेचुरल किलर सेल, एमएचसी मॉलिक्यूल, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और साइटोकाइन्स। ओके, तो दीज आर डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम विच हेल्प to recover our body or to protect our body from various infections। ओके, अब देखो जो बी और जो टी सेल्स है वो किस में आते हैं, लिम्फोइड सेल्स में आते हैं। ठीक है, तो लिम्फोइड सेल्स क्या होती है, जो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, किस में बनती है, बोन मैरो में। और ये सेल्स दो तरह की होती है, बी और टी सेल्स। ओके, इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो किसका होता है, बी और टी सेल्स का होता है। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सी सेल्स है, बी सेल्स। देखो बी सेल्स का एक नाम याद रखना कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो जो सेल एंटीबॉडीज बनाती है वो कौन सी होती है, बी सेल्स। तो बी सेल्स का काम सिर्फ क्या होता है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन। सेकंड हमारे पास आता है टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स का काम क्या होता है, टी सेल्स क्या करेगी,
देखो जो हमारी टी सेल्स होती है इसका काम एंटीबॉडी की फॉर्मेशन नहीं होता। टी सेल्स क्या करती है, बी सेल्स की हेल्प करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाए, एंटीबॉडीज। जितनी जल्दी एंटीबॉडीज बनेगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको हम क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। टॉक्सिक प्रोडक्ट है उनको क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में भी पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई के, कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बी एंड टी सेल्स। तो आपको सिंपली याद रखना है कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है और टी सेल्स क्या करती है, बी सेल्स की हेल्प करती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। नाउ अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंटर किया, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स है, तो अगर हम इन सबको क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे एंटीजेंस। ठीक है, तो एंटीजेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, एंटीजेंस आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। कि भाई जब ये सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो इनके एंटर होने की वजह से हमारी बॉडी में किसका प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। और एंटीबॉडी कौन से सेल्स बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, बी सेल्स बनाती है। ठीक है, अब जो ज़्यादातर जो एंटीजेंस है वो उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन का, वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड्स के, न्यूक्लिक एसिड इनके भी बने। एंटीजन बेसिकली दो तरह की होती है, एक होता है कंप्लीट एंटीजन जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, और एक होती है हैप्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो हैप्टेंस है उसको हम पार्शियल एंटीजन भी बोल सकते हैं। पार्शियल का मतलब क्या हुआ, हाफ, मतलब जो अपना आधा काम करेगा। ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट कंप्लीट एंटीजन। देखो नाम से पता चल रहा है, कंप्लीट एंटीजन का मतलब ऐसी एंटीजन जो अकेले ही इनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के। मतलब अगर ये एंटीजन बॉडी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो इनके एंटर होते ही हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ऐसे एंटीजन्स को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंटीजन। सो वी कैन डिफाइन इट, complete antigen is able to induce antibody formation and produce a specific and observable reaction with the antibody so produced. Okay, सेकेंड हमारे पास हैप्टेंस। अभी मैंने बताया हैप्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल एंटीजन। पार्शियल एंटीजन का मतलब क्या होगा कि वो पूरी तरीके से अपना काम तो नहीं कर पाएगा, उसका काम क्या है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन कराना, वो तो नहीं कर पाएगा, तो हमें उसके साथ किसी को भेजना पड़ेगा, और भेजना किसको पड़ेगा, प्रोटीन्स को। सो जब प्रोटीन्स इसके साथ जाएंगे तभी क्या होगा, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दे आर सब्सटेंसेस विच आर इनकैपेबल, मतलब अकेले में कैपेसिटी नहीं होती, इनकैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय themselves but can be capable of inducing antibodies on combining with larger molecule, normally proteins। ये पॉइंट हमें याद रखना है, प्रोटीन्स, कि जब ये प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे, कैरियर्स का काम करते हैं। ओके, तो दीज टू टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट और पार्शियल एंटीजन। ओके, तो जिसमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़े वो हैप्टेंस होते हैं, पार्शियल एंटीजन्स होते हैं, तो जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती वो क्या होते हैं, कंप्लीट एंटीजन। इनके अलावा हमारे पास एक और टाइप होता है जिसको हम एच एंटीजन कहते हैं। लेकिन देखो एच एंटीजन जो है ना, उसको हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं, ब्लड किसी का लेते हैं, डोनेट करते हैं, उस चीज़ में हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो एच एंटीजन के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखो जो आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, इसमें कॉमन एंटीजन होता है जिसको हम एच एंटीजन कहते हैं, और ये जो एच एंटीजन है ये प्रीकर्सर होता है ए एंड बी एंटीजन का। प्रीकर्सर का मतलब कि भाई एच एंटीजन से ही ए और बी एंटीजन की फॉर्मेशन होती है। ओके, इसीलिए जो हमारा एच एंटीजन है वो ग्रुपिंग में, ब्लड ग्रुपिंग में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट।
सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एच एंटीजन इज द प्रिकर्सर ऑफ ए एंड बी एंटीजन, ओके, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुपिंग. नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, जिसको हम आईजी से डिनोट करते हैं, ठीक है. और ये एंटीबॉडीज कब बनती है? जब एंटीजन, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है. अभी हमने पढ़ा था ना, भाई कंप्लीट एंटीजन है, पार्शियल एंटीजन जिसको हम हैप्टेंस बोल रहे हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब एंटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं. तो जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है. तो हम क्या कह सकते हैं? एंटीबॉडीज आर immunoglobulins which are produced in response to antigenic stimulation, and it directs the antibody mediated immunity, that is humoral immunity. मतलब वो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी के बनने की वजह से हमें आती है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी. अभी जो इम्यूनोग्लोबिन है 5 टाइप्स की होते हैं, IgA, D, E, IgG और IG. इनमें से देखो जो IgG है वो एक इकलौती ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा से क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है. मतलब जो मदर से फीटस में जाती है, और मदर से फीटस में जाती है तो ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी? इनेट इम्यूनिटी. फिर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है. तो देखो हमारी एंटीबॉडी का जो शेप है वो ये होता है वाई शेप, ठीक है. इसमें फोर पेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है. एक, ये दो, तीन और चार. जो बड़ी वाली जो हमें दिखाई दे रहा है ब्लू में वो हैवी चेन्स है, और ये साइड में जो है स्मॉल वो है लाइट चेन्स. ऊपर वाला जो रीजन है इनका ये जहाँ पे बिल्कुल टॉप पे इस ये होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो वो यहाँ पे आके क्या होगा? अटैच होगा. और जब एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा तो वो एंटीजन प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है. ये जितनी भी हमारी चेन्स हैं, 4 चेन्स हैं, ये डाइसल्फाइड लिंकेज से क्या होती है? अटैच होती है. ऊपर वाला जो रीजन है वो वेरिएबल रीजन होता है, नीचे वाला रीजन दोनों चेन्स का क्या होता है? कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है. अब देखो ये जो वाई शेप मॉलिक्यूल हमारा है एंटीबॉडीज का, इसमें 2 आइडेंटिकल फ्रैगमेंट्स हैं, ये ठीक है. और यहाँ पे क्या होते हैं? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ओके. ऐसा फ्रैगमेंट जहाँ पे क्या करता है? हमारा एंटीजन क्या करेगा? बाइंड करता है. उसके अलावा हमारे पास एक तीसरा फ्रैगमेंट भी होता है जो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करता, लेकिन क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, ठीक है. उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, जिसको हम FC से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ओके. और जिसके साथ एंटीजन बाइंड करता है उसको हम FAB से डिनोट करते हैं. So this is the structure of antibody which is very important from exam point of view, okay. Now this is the difference between immunity inborn and acquired. Inborn को हम क्या बोल सकते हैं? innate immunity. innate immunity कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है. acquired स्पेसिफिक होती है, ठीक. immediate मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज होते हैं. तो सिंपली याद रखना है जो हमें बर्थ से मिले वो इनेट होती है, जो हम अपनी लाइफ में एक्वायर करें वो क्या होती है? एक्वायर्ड होती है. अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो आगे नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंशिएट होती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी अगर डिफाइन करनी आई तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन ऑन इम्यून सिस्टम लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी. फिर जब इम्यून सिस्टम खुद फंक्शन करे और एंटीबॉडीज बनाए तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं.
ये दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब कि भाई मान लो हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे हम नॉर्मली चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। अगर चिकन पॉक्स हमें हो जाता है तो वो लाइफ में एक बार ही होता है, ठीक है। एक बार होने की वजह से हमें उससे क्या मिल जाते हैं, इम्यूनिटी मिल जाती है। तो ये कौन सा टाइप है, नेचुरल। दूसरा हमारे पास आता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब जब हम वैक्सीन लेके इम्यूनिटी लेते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस कैलमिटी यूरेई। ये जो बीसीजी की वैक्सीन है किसके लिए ली जाती है, टीबी के लिए। अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम है तो उसको बीसीजी वैक्सीन दी जाती है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, ओके। तो ये हमारे पास टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दूसरा हमारे पास आता है पैसिव इम्यूनिटी। देखो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम रेडीमेड फॉर्म में, जैसे हम खाना ऑर्डर करते हैं ना हाथ से, इसी तरीके से जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं, तो इस टाइप की इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी। दोनों में डिफरेंस देखो। एक्टिव का मतलब हमारा इम्यून सिस्टम खुद क्या बना रहा है, सेल्स बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, और वो हमें इम्यूनिटी दे रही है। लेकिन पैसिव में क्या है कि भाई हम मार्केट में गए, एंटीबॉडीज लाई और अपनी बॉडी में डाल दिया, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये क्या हो जाता है, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी क्या होती है, दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जैसे मदर से फीटस में जो इम्यूनिटी जाती है। देखो आईजीजी जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो प्लेसेंटा से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फीटस को क्या देते हैं, आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो बच्चा है वो मदर मिल्क पे फीड करता है। मदर मिल्क हम क्या बोल सकते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल एंटीबॉडीज होती है जो 3 महीने तक बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो मोड है मदर से फीटस का, ये किस में आता है, नेचुरल पैसिव। फिर हमारे पास आता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल नाम से पता लगता है कि भाई हम पहले एंटीबॉडीज बाहर लाएंगे, और फिर द मोस्ट कॉमन एटीएस जो हम लेते हैं, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। इसको कैसे जाता है, एटीएस इज प्रिपेयर्ड इन हॉर्सेस बाय एक्टिव इमिशन ऑफ हॉर्सेस, ओके, ऑफ हॉर्सेस विद tetanus toxoid is separating the UC immunization again horses में क्या tetanus toxoid फिर सेपरेट करते हैं और उसको टेटनस के अगेंस्ट यूज करते हैं। अब देखो सीरम क्यों सेपरेट किया जाता है, क्योंकि सीरम के अंदर ही क्या होती है, एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी, टेटनस के अगेंस्ट। ओके, इसी तरीके से एंटी डिप्थेरिया सीरम होता है, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम होता है, जो क्या करती है। तो ये दोनों एग्जांपल हम किस में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल में। फिर हमारे पास आता है इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, डोर बेल बजती है, हम जाते हैं डोर खोलते हैं अंदर, तो डोर बेल का बजना इज स्टिमुलस, और डोर बेल सुन के हम गेट को ओपन करते हैं, दिस इज। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, एंटीजेनिक स्टिमुलस मतलब जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो उसका जो भी हम रिएक्शन देते हैं वो क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज the specific reactivity induced in a host by an antigenic stimulus is known as immune response, okay? तो immune response देखो दो तरह का होता है, एक होता है ह्यूमरल और दूसरा होता है सेल
मीडिएटेड। फर्स्ट है हमारे पास ह्यूमरल। ह्यूमरल में क्या होगा, जब एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या, कुछ जो बी सेल्स होती है वो प्लाज्मा सेल्स बन जाएगी और प्लाज्मा सेल्स बन के क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। और एंटीबॉडीज एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी या उसको मारने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जो हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो अदर बी सेल्स होती है वो एंटीजन को रिमेंबर रखती है। एंटीजन को रिमेंबर क्यों रखेगी, मान लो कुछ टाइम के बाद अगर यही एंटीजन दोबारा बॉडी में एंटर करे तो हमारी मेमोरी सेल याद करेगी, हाँ क्या, कि भाई हमने कुछ टाइम पहले इसी एंटीजन के साथ ट्रीट किया था, तो अब हमें कौन सी एंटीबॉडी जल्दी जल्दी बनानी चाहिए। तो ये काम कौन ध्यान रखेगा, तो टू पॉसिबिलिटी आर हियर। बी सेल्स पहले प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगी और एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, जो हमारे पास अदर बी सेल्स होती है वो क्या करेगी, एंटीजन्स को रिमेंबर रखती है ताकि अगर फर्दर इन्फेक्शन फ्यूचर में होता है तो उसको हम क्या कर सके, बॉडी से बहुत जल्दी क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। ओके, the second immunity is or the second response is cell mediated immunity। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होगा, भाई सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, तो इसमें एंटीबॉडीज तो बनानी ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो टी सेल्स होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स बनाएंगी, ठीक है, और वो सेंसिटाइज्ड की हो, मतलब वो सेंसिटिव होगी एंटीजन से। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है कि भाई कुछ जो टी सेल्स है वो अटैक करेगी दूसरी सेल्स पे जिस पे एंटीजन्स है और उनको डिस्ट्रॉय करना क्या कर देगी, शुरू कर देगी। और जो कुछ बाकी सेल्स है वो क्या करेगी, एंटीजन्स को रिमेंबर करेगी, याद रखेगी, ठीक है। अब ये जो टी सेल्स है जब वो स्टिमुलेट होगी तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, भाई कहने का ये मतलब है, मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी टी सेल्स ने उसको मारना शुरू किया, तो हो सकता है कि हमें कहीं स्वेलिंग आ जाए, रेडनेस आ जाए, ठीक है। तो ये जो स्वेलिंग रेडनेस है किस में आती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में आती है। ओके, दूसरी हमारे पास मेमोरी सेल्स है। मेमोरी सेल्स क्या करती है, न्यू टी सेल्स बनाती है जो क्या करेगी, हमारे एंटीजन्स को याद रखेगी नेक्स्ट इन फ्यूचर। तो हमारे पास दोनों चीज़ में दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी जो एंटीबॉडीज को बनाएगी या उसको किल करेगी, दूसरी मेमोरी का काम करती है। ओके, तो दिस इज आवर चैप्टर और डिफरेंट टॉपिक्स। देखो कंक्लूजन क्या है, की पॉइंट्स को अगर हम रिमेंबर करें, देखो हमने इसमें पढ़ा इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी मतलब एबिलिटी जो चेंज को रजिस्ट करती है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। फिर हमने तीन तरह के डिफेंस पढ़े, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट में हमारी स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ये सब आते हैं, सेकंड में हमारी डिफरेंट सेल्स आती है, थर्ड में हमारे पास एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स आते हैं। फिर हमने इम्यूनिटी के टाइप पढ़े। इम्यूनिटी में देखो एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड। इनेट का मतलब जो हमें जन्म से होती है और एक्वायर्ड का मतलब जो हम लाइफ में एक्वायर करते हैं। एक और टाइप भी होती है जिसको हम एक्टिव और पैसिव बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव में मतलब क्या होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है, ओके, खुद की प्रोडक्शन खुद कर रहा है। पैसिव में क्या करते हैं, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, is cell coated protein formed in response to viral infection in animals is called, कि भाई जब भी हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी सेल्स क्या बनाती है, एक प्रोटीन बनाती है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि 2-3 बार डिस्कस हुआ है, तो इसका आंसर आप खुद करो।
इसमें क्या आएगा, एंटीबॉडी आएगा, एंटीजन आएगा, हिस्टोस क्या होता है, हिस्टोन्स, ओके, या इंटरफेरोन्स। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ, ओके, दिस इज अबाउट दिस चैप्टर।